नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम का लाभ उठा रहे होंगे। और सर्वप्रथम दोस्तों, कल यूपीएससी 2025 का प्री का एग्ज़ाम है और इसमें जो भी एस्पिरेंट्स प्रतिभागी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें आरजीएस की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि वो प्री परीक्षा पास करें और मेंस में बैठे, साथ ही साथ अपना फाइनल सिलेक्शन भी लें। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बताते चलें कि डेली करंट अफेयर का ये जो प्रोग्राम है, इसमें जो बीते समय में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, उन तक आपको पहुंचाना, साथ ही साथ एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से उस विस्तृत खबर की एक शॉर्ट फॉर्म में आपको देना, साथ ही साथ जो स्टैटिक पार्ट्स है वो भी इस डेली करंट अफेयर में जोड़ना शामिल रहता है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो अधिक से अधिक प्रश्नों को टैकल कर सके। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः कल जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी 2025 एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं। और बढ़ते हैं हम लोग, सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो विश्व जैविक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो ये जैविक या जैव विविधता आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो विश्व जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2025 की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास है। तो आप सभी को बताते चले दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो जैव विविधता संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक गतिविधि बढ़ी। औद्योगिक गतिविधि बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा और फिर 1972 का समय आता है, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो उसमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना प्रमुख लक्ष्य था। उसके 20 वर्ष बाद रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में रियो सम्मेलन होता है। वहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं और 1992 में ही सीबीडी लाया गया था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज। और 1992 के सीबीडी के तहत कार्टाजेना प्रोटोकॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल भी कहते हैं, 2002 का। फिर उसके बाद नागोया प्रोटोकॉल आता है 2010 का, और आईची लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, इसके 20 वर्ष बाद 1992 में होता है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में रियो सम्मेलन। तो हम रियो सम्मेलन लिखते हैं सीधे। इसी में सीबीडी लाया गया। रियो सम्मेलन में सीबीडी जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण को रोकना, ये कुछ प्रावधान थे। तो हम यहाँ जैव विविधता से संबंधित प्रावधान देखेंगे। तो सीबीडी लाया गया, यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और इसके तहत कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल
और आइची लक्ष्य निर्धारित किए गए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल को बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ये 2000 में आया है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 का है, ठीक है। और आइची लक्ष्य भी निर्धारित किए गए नागोया में ही 2010 में, और इसमें अल्पावधि और दीर्घावधि है। तो अल्पावधि 2011 से 2020 तक है, और दीर्घावधि जो है 2050 तक कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। और नागोया प्रोटोकॉल के तहत जो जैव विविधता से संबंधित आनुवांशिकी तकनीकी है, प्रदाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए नैतिक जिम्मेदारी तय करता है, और इसका मिसयूज न हो ये संदर्भित करता है। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल के तहत जो है, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उन्हें संरक्षित करना, साथ ही साथ जो संभावित जोखिम है जैव विविधता से संबंधित उनसे बचाना, ठीक है। तो ये सब प्रमुख उद्देश्य थे। तो चलिए फिलहाल हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। 2025 की थीम क्या रही? तो 2025 की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास रही। इस वर्ष की थीम हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में है, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर सतत विकास की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अब ये सतत विकास क्या है? जो भी पृथ्वी पर संसाधन है, ठीक है, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो, जल हो या मिनरल्स हो, जो भी है, उन्हें इस प्रकार से यूज करना, उन्हें इस प्रकार से उपयोग करना कि वर्तमान की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए भी वो बचे रहें। इसी को बोलते हैं सतत विकास। तो इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना है और साथ ही साथ सतत विकास करना है। इतिहास और महत्व की बात करें तो 1992 में जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाया गया, जिसे 22 मई को स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। जैव विविधता के महत्व की बात करें तो पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्रों की स्थिरता बनाए रखती है। आर्थिक योगदान की बात करें तो कृषि, मत्स्य पालन और औषधीय पौधों के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करती है। सांस्कृतिक मूल्य की बात करें तो कई संस्कृतियों में जैव विविधता का गहरा संबंध है। जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरों की बात करें तो आवास विनाश, वनों की कटाई, शहरीकरण से प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। प्रदूषण की बात करें तो जल, वायु, मिट्टी का प्रदूषण जैव विविधता को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो तापमान में वृद्धि और मौसम के पैटर्न में बदलाव प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या प्रयास हो सकता है? तो स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण किया जाए, स्थानीय पौधों और जानवरों की प्रजातियों की रक्षा करें, पर्यावरण शिक्षा यानी लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में शिक्षित करें, सतत उपभोग करें, प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करें ताकि वो भविष्य के लिए भी बचे रहें। मुख्य रूप से संदेश क्या है? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही हम सतत विकास की ओर बढ़ सकते हैं। आइए इस विश्व जैव विविधता दिवस पर हम सभी मिलकर जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कांध जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जनजाति मुख्यतः उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसे
कुटिया कांध और डोंगरिया कांध समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? सही चुनने को बोल रहा है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो उड़ीसा के कंधमाल जिले की काद जनजाति की महिलाओं में चेहरे पर टैटू गुदवाने की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जो एक ओर अतीत के आघात को और दूसरी ओर वर्तमान के सशक्तिकरण को दर्शाती है। कांध जनजाति के बारे में बात करें तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह उड़ीसा की सभी 62 जनजातियों में संख्यात्मक रूप से सबसे अधिक है, जो राज्य की जनजातीय आबादी का 17.13% है। वे कुई या कुवी द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं और स्वयं को द्रविड़ मूल की कुई या कुवी भाषाओं में कुई लोको या कुई एंजू या कुइंगा कहते हैं। एकल परिवार सामान्य है और संयुक्त परिवार बहुत कम पाए जाते हैं इस जनजाति में। उनकी आबादी मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य उड़ीसा में विशेषकर कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट और कालाहांडी जिलों में केंद्रित है। कांध समुदायों में कुटिया कांध और डोंगरिया कांध को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में मान्यता प्राप्त है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीबीटीजी के बारे में बात करें तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करें तो वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने, अब ये आयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूहों यानी प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया, जो कि जनजाति समूहों के मध्य कम विकसित होते हैं। वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा पीटीजीएस का नाम परिवर्तित कर पीबीटीजीज कर दिया गया और वर्ष 1975 में भारत सरकार द्वारा पीबीटीजीज नामक एक अलग श्रेणी के रूप में सबसे कमजोर आदिवासी समूहों की पहचान की गई, जिसमें ऐसे 52 समूहों को शामिल किया गया है। वर्ष 1993 में इस श्रेणी में 23 और ऐसे अतिरिक्त समूहों को शामिल किया गया, जिसमें 705 जनजातियों में से 75 को विशेष रूप से सुभेद्य जनजाति समूह पीबीटीजी में शामिल किया गया। गौरतलब है कि 75 सूचीबद्ध पीबीटीजी में से सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, ऑप्शन बी कह रहा है 22 मई को, ऑप्शन सी कह रहा है 20 मई को, ऑप्शन डी कह रहा है 19 मई को। तो आप सभी को याद होगा कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि की याद में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो उन्हीं के याद में, उन्हीं की पुण्यतिथि की याद में ये तिथि मनाई जाती है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2025 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि को है नहीं थी और उनकी पुण्यतिथि को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE से संबंधित एक आत्मघाती हमलावर ने कर दी थी। एंटी टेररिज्म दिवस का लक्ष्य आम लोगों में हिंसा और आतंकवाद के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर युवाओं को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक करने के साथ साथ उन्हें मानव पीड़ा एवं जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस दिवस के आयोजन का एक उद्देश्य पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्मरण करना भी है। राजीव गांधी जी के बारे में बात करें तो मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री
थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई, जो तत्कालीन समय में मुंबई हुआ करता था, उसमें हुआ था। और विज्ञान में रुचि रखने वाले राजीव गांधी वर्ष 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पर एक मिस्टेक है दोस्तों, अभी जो है मुंबई के नाम से जाना जाता है, तत्कालीन समय में बम्बई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो एक करेक्शन है। वर्ष 1989 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। साथ ही साथ वो 21 मई को दिवंगत हो गए थे 1991 को। तब से लेकर के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयंत नार्लिकर के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1965 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 2016 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो जयंत नार्लिकर जी जो एक वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक थे, उनका 87 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। और उनके महान वैज्ञानिक और उत्कृष्ट विज्ञान कार्यों के लिए 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और उनकी आत्मकथा के लिए वर्ष 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर 2014 होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या है? केवल एक है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हुआ। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये महान वैज्ञानिक, उत्कृष्ट विज्ञान संचारक और विज्ञान कथा लेखक थे। जयंत नार्लिकर के जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में प्राप्त की। उन्होंने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां इन्हें गणितीय ट्रिपोस में रैंगलर और टायसन पदक से सम्मानित किया गया था। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1972 से 1989 में सैद्धांतिक खगोल भौतिकी समूह के प्रमुख थे। 1988 में इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2012 में तृतीय विश्व विज्ञान अकादमी ने इन्हें विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए पुरस्कार दिया था। इन्हें 1996 में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार भी मिला है। 1965 में इन्हें पद्म भूषण और 2004 में पद्म विभूषण और 2011 में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में इनकी आत्मकथा को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। हायल नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में बात करें तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इस गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को डॉक्टर जयंत नार्लिकर और ब्रिटिश खगोल शास्त्री हेड हॉयल ने 1964 में विकसित किया था। इस सिद्धांत का उद्देश्य अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में सुधार करना था। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को मार्च के सिद्धांत के आधार पर समझाता है, यानी मास होगा, ठीक है, जिसमें ब्रह्मांड की हर वस्तु का द्रव्यमान अन्य वस्तुओं के साथ उसकी अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। नार्लिकर जी का कहना था कि कोई भी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जो है तभी अस्तित्व में आती है जब उसके सापेक्ष कोई भी अन्य द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत बिग बैंग के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बता दें कि 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण की खोज के बाद बिग बैंग सिद्धांत को व्यापक स्वीकार्यता मिली थी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो हाल ही में भारत को ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में समाप्त करने का प्रमाण पत्र किस संस्थान से मिला है? तो आपको बताते चले ट्रैकोमा है क्या। तो यह एक जीवाणु जनित रोग है जो नेत्र को संक्रमित करती है और उससे समाप्त करने का प्रमाण पत्र अभी जो है दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डब्ल्यूएचओ। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लें। तो ट्रैकोमा उन्मूलन में भारत की उपलब्धि की बात करें तो प्रमाणन प्राप्ति हुई है किस भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के समाप्त करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसकी घोषणा का स्थान यह घोषणा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान जेनेवा में की गई थी। डब्ल्यूएचओ ने 8 अक्टूबर 2024 को भारत में ट्रैकोमा के उन्मूलन की पुष्टि की थी। क्षेत्रीय उपलब्धि की बात करें तो भारत डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बना जिसे यह उपलब्धि प्राप्त है। ट्रैकोमा एक जीवाणु जनित नेत्र संक्रमण है। इसका कारण क्या है? तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये एक जीवाणु है, इसके कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति की आँखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए भारत सरकार के क्या प्रयास रहे हैं? तो इसमें भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए थे। तो ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंधत्व और दृष्टि बाधा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विभिन्न कदम उठाए थे। इसमें एक सर्वेक्षण भी कराया गया था, राष्ट्रीय ट्रैकोमेटस ट्राइकियासिस सर्वेक्षण कराया गया था 2021 से 2024 के बीच और यह सर्वेक्षण 200 स्थानिक जिलों में डब्ल्यूएचओ की शर्तों के अनुसार पूरा किया गया था। पर्यवेक्षण तंत्र भी स्थापित किया गया था। 2019 से देश के सभी जिलों से मामलों की रिपोर्ट एक डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित विशेष प्रारूप में एकत्रित की जा रही है। इससे एक निरंतर निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो मधुमक्खियों को, ऑप्शन ए कह रहा है मधुमक्खियों को बचाओ दुनिया को बचाओ। ऑप्शन बी कह रहा है स्वास्थ्य के लिए शहद। ऑप्शन सी कह रहा है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी हम सभी का पोषण करती हैं। ऑप्शन डी कह रहा है किसानों को प्रकृति का उपहार। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है, प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी हम सभी का पोषण करती हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 आयोजन तिथि की बात करें तो 20 मई 2025 को मनाया गया। आयोजन संस्था की बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसने आयोजन किया भारत में। और स्थान की बात करें तो यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग का केंद्रीय कार्यालय विले पोर्ल मुंबई में अवस्थित है, वहाँ पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम के नाम की बात करें तो स्वीट रिवॉल्यूशन उत्सव के नाम से यह मनाया गया। इस दिवस की जो विषय थी प्रकृति से प्रेरित होकर मधुमक्खियाँ हम सभी का पोषण करती हैं, ये विषय थी। उद्घाटन के बात करें तो चेयरमैन हैं श्री मनोज कुमार द्वारा, वहाँ के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विशेष सहभागिता की बात करें तो महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के लाभार्थी मधुमक्खी पालक, प्रशिक्षु, वैज्ञानिक, छात्र, विषय विशेषज्ञ, सफल एपीकल्चरलिस्ट, ये सब इसमें सहभागिता किए। स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है? तो ये शहद से संबंधित है।
यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे आमतौर पर मधुमक्खी पालन के रूप में जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाना है। पिछले कुछ वर्षों में अच्छी गुणवत्ता वाले शहद की मांग बढ़ी है, क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक उत्पाद माना जाता है। और आप सभी को बताते चलें कि जो हमारा सुंदरवन का डेल्टाई प्रदेश है, वहाँ जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं जैव विविधता की दृष्टि से इतनी समृद्ध हैं कि वहाँ पर 111 टन प्रति वर्ष शहद का उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, तो ये स्वीट रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो योग संगम 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है योग से स्वास्थ्य, ऑप्शन बी कह रहा है एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी, ऑप्शन सी कह रहा है योग फॉर वेलनेस, ऑप्शन डी कह रहा है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही है, योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो योग संगम 2025 का सबसे बड़ा वेलनेस उत्सव, आयोजन तिथि की बात करें तो 21 जून 2025 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है इस बार, क्योंकि 2015 से हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। पंजीकरण की बात करें तो 1000 से अधिक संस्थाएं पहले ही योगा संगम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी हैं। योग स्थान की बात करें तो 1 लाख से अधिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित होने की उम्मीद है। हिमालय से कन्याकुमारी तक ये आयोजित होगा। सहभागी इकाइयाँ कौन कौन सी होंगी? तो इसमें स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट, एनजीओ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सरकारी विभाग, समुदाय समूह, 28 जिलों और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर 7 नहीं 8 होंगे। ठीक है, और प्रोटोकॉल भी इसमें होगा। सभी प्रतिभागी कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मिजोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसे मूल रूप से असम के लुसाई हिल्स जिले के रूप में जाना जाता था और 1954 में इसका नाम बदल करके मिजो हिल्स कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आपको बताते चलें कि ये जो है इसे मूल रूप से असम के लुसाई हिल्स के रूप में जाना जाता था 1954 में। और 1954 में इसका नाम बदलकर मिजो हिल्स कर दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, इसलिए सही नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना है मिजोरम, इसीलिए अभी ये चर्चा में है। और चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो हाल ही में मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। PLFS सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 98.20% तक पहुंच गई है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्ण साक्षरता के लिए निर्धारित 95% की सीमा को पार कर गई है। यह उपलब्धि समावेशी शिक्षा के लिए राज्य के समर्पण को उजागर करती है और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा पहल उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की सफलता को दर्शाती है। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 24 जून 2025 को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश था। तो पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य था? केंद्र शासित प्रदेश था।
तो वो लद्दाख था। 24 जून 2024 को इसे मिला था। अब पहला साक्षर राज्य कौन सा बना है कार्यात्मक साक्षरता, तो वो मिजोरम बना है। उल्लास योजना के बारे में बात करें तो उल्लास योजना का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2022 से 27 तक लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना है। जिन्हें उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई है उन्हें शिक्षा देना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। उल्लास ने देश भर में 77 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। उल्लास योजना के 5 घटक हैं। तो ये 5 घटक कौन कौन से हैं, तो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा, ये 5 घटक हैं। मिजोरम के बारे में बात करें तो मिजोरम इसे मूल रूप से असम के लुसाई हिल्स जिले के रूप में जाना जाता था और 1954 में इसका नाम बदल करके मिजो हिल्स कर दिया गया। 1959 में गौतम अकाल के कारण मिजो नेशनल फ्रंट का उदय हुआ। अकाल के कारण मिजो नेशनल फ्रंट का उदय हुआ, जिसने मिजो लोगों के लिए एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की मांग की। यह आंदोलन 1966 में सशक्त विद्रोह में परिणत हुआ। खास करके 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद और सशक्त हो गया। मिजो नेशनल फ्रंट के उदारवादियों के साथ समझौते के बाद 1972 में मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश बना और केंद्र सरकार के साथ मिजोरम शांति समझौते 1986 के बाद 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को एक राज्य का दर्जा मिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो गुजरात की 16वीं शेर जनगणना के अनुसार कुल कितने एशियाई शेर हैं? तो आप सभी को पता होगा कि ये गुजरात का गिर नेशनल पार्क जो शेरों के लिए है टाइगर रिजर्व के रूप में, तो वहाँ पर इनकी गणना की गई है और हर 4 साल में इसकी गणना की जाती है। तो अभी वर्तमान में जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लगभग 30% के लगभग वृद्धि हुई है और कल का जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 791, ऑप्शन ए कह रहा है 791, ऑप्शन बी कह रहा है 991, ऑप्शन सी कह रहा है 891, ऑप्शन डी कह रहा है 1091। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, 891 हो गई है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो गुजरात में एशियाई शेरों की गणना 2025 मुख्य तथ्य है क्या क्या है। तो कुल संख्या 16वीं जनगणना के अनुसार गुजरात में 891 हो गई है। एशियाई शेर की बात करें तो ये शेर गुजरात के 11 जिलों में फैले हुए हैं। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर और बोटाद, ये 11 जिलों में फैले हुए हैं। और ये इनकी अवस्थिति की बात करें तो ये गुजरात का ये क्षेत्र जो है यहीं पर फैले हैं। चलिए गुजरात में एशियाई शेरों की गणना की बात करें, प्रमुख जो डाटा है तो गणना क्षेत्रफल सर्वेक्षण 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसकी गणना 4 दिनों में की गई थी। इसमें शामिल कर्मचारी कौन कौन से थे? तो इस अभियान में 3254 कर्मियों ने भाग लिया था। इसमें 2 चरणों में जनगणना हुई थी। पहला चरण डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन, ये 10 से 11 मई, यानी पद चिन्हों को जो झील होते हैं, जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, उनके किनारे जो पद चिन्ह होते हैं उनके द्वारा गणना की गई थी। दूसरा चरण और अंतिम चरण की बात करें तो 12 से 13 मई के बीच हुई थी। गणना विवरण की बात करें तो इसमें 196 वयस्क नर शामिल हैं और शेष में मादाएं, शावक और किशोर शेर शामिल हैं।
संरक्षण संबंधी प्रयास की बात करें तो प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत 2020 में की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो एशियाई शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके तहत पर्यावासों के पुनरुद्धार के साथ साथ बेहतर निगरानी के लिए रेडियो कॉलर और कैमरों का उपयोग करना। एशियाई शेरों की संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN की स्थिति सुभेद्य में है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में ये शामिल है। वहीं साइट्स की परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन अनओक 3 का आयोजन कहाँ होगा? तो टोक्यो, ऑप्शन ए कह रहा है टोक्यो, दूसरा कह रहा है नीस या नाइस फ्रांस में, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी कह रहा है जिनेवा में। तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? नीस और नाइस फ्रांस में। अभी दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ और भारत में हुआ है, और तीसरा जो है नीस और नाइस फ्रांस में हुआ। तो चर्चा में दूसरी ब्लू वार्ता हुई, दूसरी ब्लू टॉक्स का आयोजन हुआ। दूसरी ब्लू टॉक्स 2025 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ, 20 मई 2025 को हुआ। इसमें सह आयोजक के रूप में भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने फ्रांस और कोस्टा रिका के दूतावासों के सहयोग से आयोजित किया। UNOC 3 से जुड़ाव की बात करें तो यह कार्यक्रम आगामी तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के पूर्वाभ्यास के रूप में आयोजित किया गया, जो 9 से 12 जून 2025 को नीस नाइस फ्रांस में आयोजित होगा। चर्चा के प्रमुख विषय की बात करें तो समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण और पुनर्स्थापना करना, समुद्री विज्ञान और शिक्षा का सशक्तिकरण करना, भूमि आधारित प्रदूषण को कम करना, महासागरों, जलवायु और जैव विविधता के बीच संबंध को मजबूत करना, ये प्रमुख विषय थे। भागीदार की बात करें तो वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्योग नेताओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सतत विकास लक्ष्य SDG 14 जो पानी के नीचे जीवन को दर्शाता है और UN ओशियन डिकेड से जुड़ी रही है। भारत की ब्लू इकोनॉमी और श्वेत पत्र के बारे में बात करें तो प्रकाशन इस आयोजन में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ब्लू इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ नामक श्वेत पत्र जारी किया गया। इसका उद्देश्य था भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को टिकाऊ और नवोन्मेषी दिशा देना, निवेश बढ़ाना, मंत्रालयों व राज्यों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना। इसमें भागीदार मंत्रालय कौन कौन से रहे हैं? तो इस दस्तावेज में 25 केंद्रीय मंत्रालयों, तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी भी रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो भारत में पहला AI आधारित ब्लड टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प का चयन करें। हेल्थ टेक स्टार्टअप यानी क्विक विटाल्स ने इसे विकसित किया है। किसे विकसित किया है? भारत का पहला AI आधारित ब्लड टेस्ट। यह तकनीक का प्रकार नॉन इनवेसिव यानी बिना सुई, खून या वायल के फेस स्कैनिंग आधारित ब्लड टेस्ट करता है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है न तो 1 और न ही 2। तो आपको बताते चलें कि यहाँ क्विक विटाल्स ने हेल्थ टेक स्टार्टअप जो एक कंपनी है, भारत का पहला AI आधारित ब्लड टेस्ट विकसित किया है। यह तकनीक का प्रकार नॉन इन्वेसिव है, यानी इसमें सुई को चुभाने और खून का सैंपल लेने यानी ब्लड का सैंपल लेने या वायल का सैंपल लेने जैसी कोई प्रावधान नहीं है। यह फेस स्कैनिंग आधारित ब्लड टेस्ट करता है। तो जिन्हें सुई से बहुत डर लगता था उनके लिए बहुत बड़ा राहत का कार्य है। तो चलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत में पहला AI आधारित ब्लड टेस्ट शुरू किया गया है। तकनीकी का नाम क्या है? तो अमृत स्वास्थ्य भारत एक मोबाइल ऐप आधारित AI टूल है। हेल्थ टेक स्टार्टअप क्विक विटाल्स ने इसे विकसित किया है। तकनीक के प्रकार की बात करें तो नॉन
इन्वेसिव यानी बिना सुई, खून या वायल के फेस स्कैनिंग आधारित ब्लड टेस्ट है। यह ऐप 20 से 60 सेकेंड में स्वास्थ्य रिपोर्ट देता है। प्रयोग की सरलता की बात करें तो इसे सेल्फी जितना आसान बताया गया है। केवल चेहरे की स्कैनिंग से रिपोर्ट बनती है। केवल स्मार्टफोन या टैबलेट कैमरे से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रमुख मानदंड और पैरामीटर की बात करें तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हृदय दर, श्वसन दर, स्ट्रेस लेवल, हीमोग्लोबिन A1C और PRQ और नर्वस सिस्टम की गतिविधियां इसमें प्रमुख मानदंड के रूप में शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति और सामाजिक प्रभाव में विस्तार होगा। तो पहला संस्थागत उपयोग हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में पहली बार यह तकनीक इस्तेमाल हुई। अतिथि वर्ग के रूप में इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हुए हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र जहां लैब सुविधा सीमित है वहां जो है ये शामिल किए जा सकते हैं। सरकारी कार्यक्रमों में उपयोग किए जा सकते हैं। मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में सहायता होगी। एनीमिया और साइलेंट बीमारियों की जल्दी पहचान हो सकेगी। डाटा सुरक्षा भी होगा। उपयोगकर्ता डेटा केवल अधिकृत हेल्थ प्रोवाइडर के साथ साझा होता है और भारतीय मेडिकल डाटा रेगुलेशन के अनुसार किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। और कल की क्लास नहीं हुई थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं और ये आगामी 1-2 दिन में कवर कर लिया जाएगा। तो कुछ ऐसे व्यवधान हो जाता है कि जिसमें एक आध दिन छूट जाता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, हम उसे कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ आप सभी से विशेष अपील कि आप लोग डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को तो देखिए ही। इससे होगा क्या कि शॉर्ट फॉर्म में कंपाइल रूप में आपको मटेरियल मिल जाएगा। जो प्रमुख खबरें हैं उन तक आप पहुंच सकेंगे। आप न्यूज़पेपर भी देखिए, उससे होगा क्या कि जो 1-2 खबरें छूट जाती हैं वो भी आप कवर कर सकेंगे। साथ ही साथ अपडेटेड रहेंगे। मान लीजिए 1-2 दिन छूट भी जाता है तो भी आप अपडेटेड रहेंगे। प्लस आपकी जो एनालिटिकल पावर है, जो चिंतन मनन करने की क्षमता है, भाषा का विकास जो है वो न्यूज़पेपर से ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग न्यूज़पेपर को भी फॉलो करते रहें। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं एक बार आप सभी को जो भी एस्पिरेंट 2025 की यूपीएससी प्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें आरजीएस की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप सफल हों, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।